हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेफिशा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं सेमेस्टर 4 एंड हिंदी सी यानी हिंदी गा। बुक का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास। जो हमारी हिंदी गद्य की बुक है वो कर रहे हैं हम। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारी यूनिट 4 चलेगी। यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 3 लास्ट चैप्टर है, यानी आज हमारी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो 13 तारीख का पेपर है, आई होप बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सारे चैप्टर करवा चुकी हूँ और आप लोग भी अपनी तरफ से सारे चैप्टर कर रहे होंगे और सभी ने नोट्स बनाए होंगे और सेल्फ स्टडी भी की होगी। आई होप दिस थिंग्स ओके। अपना पेपर अच्छे से देना और प्लीज़ मुझे भी बताना आपका पेपर 13 तारीख का कैसे गया, ठीक है। अपना पेपर होने के बाद प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपका पेपर कैसे गया और कौन कौन से क्वेश्चन आए। ओके, चलिए फिर हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है गंगा स्नान करने चलोगे। ये लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी जी इसके लेखक हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है ये गंगा स्नान करने चलोगे, ठीक है। अब पहले हम विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में जानते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी कौन थे, कैसे थे, या उन्होंने साहित्य में कैसे कदम रखा, ठीक है। पहले उनका जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। विश्वनाथ त्रिपाठी जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने आलोचक और संस्मरण और संपादक बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 16 फरवरी 1931 में हुआ। इनका जन्म 1931 में 16 फरवरी हुआ। 16 फरवरी में 1931 उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िले में हुआ और वहाँ एक गांव में हुआ, ठीक है। हर किसी का मोस्टली तुम्हारी बुक में जितने भी कवि हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी ज़िले में लिखा है। मोस्टली उत्तर प्रदेश लिखा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो तो गांव में ही लेते हैं। फिर उसके बाद में जो उच्च शिक्षा होती है वो कानपुर में जाकर लेते हैं। इनकी उच्च शिक्षा कानपुर में होती है। और फिर उसके बाद में ये अपने जीवन यापन के लिए एक टीचर का काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रोडीमल कॉलेज में। जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें जो क्रोडीमल कॉलेज है, आपने भी देखा होगा, दिल्ली में क्रोडीमल कॉलेज है जहाँ ये काम करते हैं। और ये कब तक काम करते हैं? ये 1996 तक काम करते हैं। 65 ईयर तक ये काम करते हैं वहाँ। और उसके बाद ये त्याग पत्र दे देते हैं और स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य की सेवा करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से ये लिखना शुरू कर देते हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, हाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पहली हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पेड़ के हाथ, ये यहाँ से सारी इनकी प्रमुख कृतियाँ दे रखी हैं, ठीक है। ये कहानी के साथ साथ आदि, ये प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी। अब ये प्रमुख कृतियाँ तो लिखते ही थे, उसके साथ साथ ये अच्छे संपादक भी थे, जिन्होंने बहुत सारी संपादक भी किए हैं, ठीक है। यहाँ उनकी कुछ संपादक की चीज़ें दे रखी हैं, आप इसको चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। फिर इनके कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों के बारे में बताया। अब जब बताओ, वो इंसान इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं, इतने अच्छी तरीके से लिख रहे हैं सारी चीज़ों को, तो उन्हें कुछ सम्मान भी मिले होंगे। तो इनके कुछ सम्मान भी दिखा रखे हैं। ये सब इनके सम्मान हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा और साहित्य सम्मान, शमशेर सम्मान, और ये सारे इन्हीं के सम्मान है। भरत भारतीय सम्मान, ये यहाँ तक सारे सम्मान दे रखे हैं, ठीक है। इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं। अब देखिए इस चैप्टर में क्या होता है। गंगा स्नान करने चलोगे में जो विश्वनाथ त्रिपाठी है ना, वो अपना संस्मरण यानी अपने बीते हुए कल, पास्ट के बारे में लिखते हैं। जब वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ, यानी वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके टीचर होते हैं, उनके जब वो शिष्य होते हैं कॉलेज में, उनके बारे में लिखते हैं। और डॉक्टर नामवर्मा सिंह कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में सबसे अच्छा अगर कोई लिख सकता है ना, वो फिर त्रिपाठी जी हैं ही।
क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब त्रिपाठी ही जी रहे हैं उनके साथ, उससे ज़्यादा करीब कोई नहीं रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। क्योंकि वो कभी कभी ना कानपुर से दिल्ली आते थे, और दिल्ली आने के बाद जो वो त्रिपाठी जी हैं वो हमेशा उनके साथ में आते थे और फिर उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छे से त्रिपाठी ही जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इसीलिए डॉक्टर नामवर्मा सिंह कहते हैं कि जो भी इनके शिष्य रहे हैं सबसे अच्छा वो त्रिपाठी जी जानते हैं इन्हें, और वही इनके बारे में लिखने का अधिकार भी रखते हैं, क्योंकि वही इन्हें अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ थोड़े से क्वेश्चन ऐसे ही हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, जो द्विवेदी जी हैं वो 30 वर्ष की आयु में ही वो विद्वान हो गए थे। मतलब 30 वर्ष की आयु में उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था, उन्हें विद्वान कहा जाने लगा था। ठीक है, अब 1956 के आसपास सर्दियों की शाम के समय एक दिन करीब 7 बजे द्विवेदी जी ने लेखक को कहा, गंगा स्नान करने चलोगे? अब जैसे ही द्विवेदी जी ने लेखक से कहा गंगा स्नान करने चलोगे, तो द्विवेदी जी गर्मी के दिनों, तो लेखक सोचता है द्विवेदी जी गर्मियों के दिनों में तो कभी कभार गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, अब वो गर्मियों के दिनों में तो कभी कभार जाते हैं, साथ आज त्रिपाठी जी को भी ले जाते हैं, और जब जाते हैं तो त्रिपाठी जी यानी लेखक को भी ले जाते हैं, लेकिन सर्दियों में, और वह भी शाम को गंगा स्नान की बात त्रिपाठी जी समझ नहीं पाए। अब वो जैसे ही कहते हैं द्विवेदी जी गंगा स्नान करने चलोगे, त्रिपाठी जी सोचने लग जाते हैं ये गर्मियों में तो कभी कभार जाते हैं, सर्दियों में वो भी शाम को 7 साढ़े 7 बजे, और कैसे जाएंगे, कितनी ठंड हो रही है। वो सोचने लग जाते हैं कि क्या करा जाए, अब ये गंगा स्नान करने के लिए लेकर जा रहे हैं यानी जाना तो पड़ेगा, मना भी नहीं कर सकते। तो वो उसी बारे में सोच रहे होते हैं और कहते हैं। अब देखते हैं कि गंगा स्नान करने की बात कह रहे हैं। त्रिपाठी जी ने ये देखा कि गुरुजी विश्वविद्यालय के एक छोर पर जैन विद्वान पी सुखलाल के घर पहुँचे। अब वो देखते हैं कि गुरुजी गंगा जी की जगह गंगा मैया की जगह जाने की जगह कहाँ जाते हैं? वो गुरुजी एक विश्वविद्यालय उसके पीछे जो एक जैन विद्वान का घर है पी सुखलाल के घर पहुँच जाते हैं, और गुरुजी ने अपने शिष्य का परिचय विद्वान से करवाया। गुरुजी अपने शिष्य का परिचय विद्वान से करवाते हैं, यानी लेखक का परिचय उन विद्वान से करवाते हैं। संदेश रायक पर काम कर रहे हो? वो विद्वान कहते हैं कि तुम इस पर काम कर रहे हो? तो पी सुखलाल जी कहते हैं त्रिपाठी जी ये विद्वान बनने का गुरु बन। अब देखो वो कहते हैं, जो पी सुखलाल हैं वो कहते हैं गुरु बनना चाहते हो यानी विद्वान बनना चाहते हो तो फिर क्या करो, संस्कृत सीख लो। विद्वान बनना चाहते हो ना तो संस्कृत सीख लो, और संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो रात को सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले भोजन किया करो। अब उन्होंने उन्हें सलाह दी कि विद्वान बनना चाहते हो तो संस्कृत सीख लो, और संस्कृत सीखना चाहते हो रात को सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन करो। अब द्विवेदी जी ने अपने शिष्य को कहा, हो गया गंगा स्नान। अब वो दोनों आ रहे होते हैं, वहाँ से आने लगते हैं, तो वो द्विवेदी जी अपने शिष्य यानी त्रिपाठी जी से कहते हैं, हो गया ना गंगा स्नान। मतलब वो ज्ञान का सागर है उसमें गंगा स्नान हो गया ना, डुबकी लगाया है कि कैसे क्या करना है, हो गया गंगा स्नान। अब द्विवेदी जी के बारे में यहाँ त्रिपाठी जी बताते हैं कि उन्हें संस्कृत प्रकृति और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। ठीक है, उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती हैं किन्हें? द्विवेदी जी को, लेकिन वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा पर जोर देते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो संस्कृत है उन्हें वो उसी पे ज़्यादा जोर देते हैं, और अपनी शिक्षा में भी उसे पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं संस्कृत को। ठीक है, और वो जब अक्सर
वह अक्सर करते हैं विद्वान होने से क्या होता है। वो अक्सर ये बात कहते हैं विद्वान होने से क्या होता है, 50 बुक पढ़ लो कोई भी विद्वान बन जाएगा। विद्वान बनना इतना आसान, इतना मुश्किल थोड़ी ना, 50-60 बुक पढ़ लो कोई भी विद्वान बन जाएगा। लेकिन वो कहते हैं बुक पढ़ लो वो भी विद्वान बन जाएगा, मनुष्य बनने की साधना करना बड़ी बात है। अब विद्वान बनना इतनी बड़ी बात नहीं है उनकी दृश्य में, उनकी नज़र से। मनुष्य बनने एक बड़ी बात है, मनुष्य बने रहना एक बड़ी बात है, सबको अपने साथ लेकर चलना ये बड़ी बात है। फिर द्विवेदी जी हर घटना, अब द्विवेदी जी के चरित्र की बात बताते हैं त्रिपाठी जी कि वो हर घंटे चाय पीते हैं और हर 15 मिनट के अंतराल में पान खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में द्विवेदी जी बताते हैं, वो त्रिपाठी जी बताते हैं कि हाँ, त्रिपाठी जी बताते हैं कि पेपर उनके वो एक ही चैप्टर को बहुत देर तक पढ़ाते हैं, मतलब एक ही विषय उनका ख़त्म ही नहीं होता। अगर किसी कवि के बारे में बता रहे हैं तो पूरी दोहे का मतलब एक घंटे तक बताते हैं। अब वो पेपर लास्ट ईयर की पेपर में चल रहे हैं, अंतिम वर्ष है उनका, पेपर लास्ट ईयर है MA की। अब उसमें वो ना क्लासेस नहीं ले पाते बच्चों की सही से, तो त्रिपाठी जी क्या करते हैं कि बच्चों से कह देते हैं कि तुम ना घर आ जाओ मेरे, और मैं तुम्हें पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करके बता दूंगा। ठीक है। अब वो लोग तो घर चले जाते हैं, लेकिन जो शिष्य नहीं जा पाते ना, वो लोगों को कभी बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं वो तो बेचारे गए, उनका तो काम ख़त्म है, वो पेपर में पास ही नहीं हो पाएंगे। हम लोग सही रहे, हम लोग चले गए, हमारा फ़ायदा हो गया, इतना अच्छा से पढ़ाया उन्होंने, 3 घंटे हमें लगातार पढ़ाया और महत्वपूर्ण सारे प्रश्न बता दिए, यही आएंगे पेपर में, वो सारे याद कर लेते हैं। फिर परंतु जिन जिन प्रश्नों को गुरुजी ने महत्वपूर्ण बताया था उनमें से कोई भी परीक्षा में नहीं आया। अब वो जिन जिन प्रश्नों को महत्वपूर्ण बताते हैं वो परीक्षा में आते ही नहीं हैं। द्विवेदी जी घर पर रहते तो पढ़ते रहते, चाय पीते रहते, परिणाम स्वरूप उनकी आंखें सूज जाती। अब उनके चरित्र चित्रण की बात हो रही है यहाँ कि अगर द्विवेदी जी घर पर रहते तो चाय पीते रहते, पढ़ते रहते, जिसकी वजह से उनकी आंखें सूज जाती। और अगर कोई भी आता तो पहले ही घर वालों से कह देते कि कह देना बाबूजी घर पर नहीं हैं। अब वो बोल देते पहले ही कि बाबूजी घर पर नहीं है, कोई भी आए तुम्हें उससे यही कहना है कि बाबूजी घर पर नहीं है। अब क्या होता है कि लेखक अगर उन्हें किसी से लिखवाना होता है, द्विवेदी जी को अगर उनसे कुछ लिखवाना होता है ना, तो वो पता है क्या करते हैं, वो खुद ही आवाज़ लगाते हैं बाबूजी घर पर नहीं है चले आओ। और अंदर से आवाज़ आती है कि बाबूजी घर पर नहीं है चले आओ तुम। अब फिर अंदर जाने के बाद वो उससे जो भी काम होता है वो करवा लेते हैं, ठीक है, लिखवाना पढ़वाना जो भी होता है। अब कवि बताते हैं कि 1960 जब काशी हिंदी विश्वविद्यालय ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब उन्हें ना एक दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो परेशान रहने लगे, सिर पर उंगलियां और मूँछों पर कंघी करने लगे। सिर पर उंगलियां चलाते थे और मूँछों पर कंघी चलाने लगे, ठीक है, मतलब कंघी करने लगे। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे। लेखक ने द्विवेदी के स्वास्थ्य के विषय में भी बताया कि वह, अब देखो वो इतने परेशान रहने लगे क्योंकि उनकी नौकरी ही नहीं थी। अब वो उनके स्वभाव के बारे में भी बताते हैं कि वो सुख, अब देखो उनकी ही नहीं बहुत सारे लोगों की भी नौकरी जाती है पर वो किसी से कुछ नहीं कहते। वो और जो लोग होते हैं वो कोर्ट जाते हैं, FIR करवाते हैं, बट वो किसी से कुछ नहीं कहते, वो बस चुप हो जाते हैं। वो अगर सुख हो या दुख हो ना, वो हमेशा मौन धारण कर लेते हैं सुख दुख में। अब द्विवेदी जी अपने उन्हीं के चरित्र चित्रण के बारे में बताते हैं कि वह सुख और दुख किसी भी विवाद की स्थिति में मौन धारण कर लेते हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहते। नाराज़ वे 3 बातों पे होते थे, जब भी वो नाराज़ होते थे सिर्फ 3 बातों पे होते थे। कोई किसी महिला के चरित्र की निंदा करे, महिलाओं के चरित्र की निंदा करे, दोपहर में भोजन के बाद सोते में उन्हें कोई जगा दे, इस बात से भी वो नाराज़ हो जाते थे। और गांधी जी जैसे विद्वानों को कोई हल्के में ले तो उन्हें वो बात भी बहुत बुरी लगती थी कि गांधी जी को हल्के में ले लिया।
और वो कालिदास को भी बहुत मानते थे। कालिदास जो कवि हैं उनको भी बहुत मानते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो यहीं ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। द्विवेदी जी के लिए यहाँ गंगा स्नान करने की जो बात कही गई है वो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से है। यहीं ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर ये थोड़े क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा संस्मरण के बारे में बता रखा है। ये यहाँ संस्मरण के बारे में बता रखा है। संस्मरण क्या होता है, किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में विस्तृत से बताना या उसके बारे में डिटेल से बताना संस्मरण कहलाता है। और संस्मरण में व्यक्ति तभी लिख सकता है जब वो उसमें जुड़ा हो या फिर उसकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हों और वो उससे खुद अनुभव किया हो उसने, वही संस्मरण लिख सकता है जिसने खुद अनुभव किया हो। अब संस्मरण में कोई भी क्रम अनुसार नहीं होता। संस्मरण में कोई भी चीज़ क्रम के अनुसार नहीं लिखी जाती। वो जैसे जैसे याद आती रहती है वो वैसे वैसे लिखी जा सकती है। हो सकता है कभी इस टाइम वृद्धावस्था के बारे में लिख रहा हो, लेकिन उसे तुरंत बालावस्था की बातें याद आ जाए तो वो फिर बालावस्था के बारे में लिखेगा, युवावस्था छोड़ देगा। ऐसे नहीं क्रम से चलेगा कि पहले वृद्धावस्था फिर युवावस्था फिर बालावस्था, नहीं। हो सकता है अभी वो वृद्ध की बात कर रहा हो फिर उसे बाल की याद आ जाए, मतलब बालावस्था की बात आ जाए, बालावस्था लिख देगा वो। तो ऐसे होता है, उसमें कोई भी क्रम नहीं होता, ठीक है। अब फिर ये अब संस्मरण की रेखा चित्र के साथ तुलना की गई है। रेखा चित्र जब हम लिखते हैं तो उसमें रेखाओं का चित्रण के रूप में लिखते हैं और फिर संस्मरण की जीवन संस्मरण और लेखन संस्मरण की जो संस्मरण और जीवन लेखा जो होता है उसके बारे में बताया गया है, उसमें क्या अंतर है। संस्मरण में व्यक्ति विशेष से निकट संपर्क में आना अनिवार्य है, जबकि जीवन के लेखक में उस व्यक्ति के जीवन संबंधित तत्व ही काफ़ी हैं, तत्वों का ज्ञान ही काफ़ी है। संस्मरण के लिए उसका संपर्क में आना ज़रूरी है और जीवन लेखन के लिए बस उसके तत्व पता हो, उसके बारे में थोड़ा पता हो, लिखा जा सकता है, ठीक है। संस्मरण विधा में यात्रा साहित्य, अब यात्रा साहित्य के बारे में बताया है। यात्रा साहित्य से भी निकट संबंध है, संस्मरण के यात्रा साहित्य से भी निकट संबंध है। साहित्य की संस्मरण विधा किसी विशिष्ट व्यक्ति और उसके जीवन के किसी घटना खंड को प्रभावित ढंग से अभिव्यक्त करती है, जबकि यात्रा साहित्य किसी यात्रा के दौरान प्राकृतिक सुंदरता उसके धार्मिक और राजनीतिक दृश्यों को बताती है, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद में आती है आत्मकथा और संस्मरण। दोनों में भी थोड़ा सा मतलब संबंध है। संस्मरण में बाह्य घटनाओं पर बल दिया जाता है, संस्मरण में बाह्य घटनाओं पर बल दिया जाता है, जबकि आत्मकथा में अंदर यानी अपने चरित्र पर ध्यान दिया जाता है। फिर संस्मरण में लेखक अपने जीवन के आए किसी विशेष व्यक्ति घटना आधार बताता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन पर वर्णन करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा उसी के बारे में बताया, संस्मरण के बारे में। एंड देन गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण की संक्षिप्त व्याख्या है, ठीक है। अब संक्षिप्त व्याख्या करने के लिए 6 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम संक्षिप्त व्याख्या करते हैं ये 6 तत्व दे रखे हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर इनकी व्याख्या की गई है। फर्स्ट, ये आप पढ़ोगे ना यूं ही इजीली समझ में आ जाएंगे। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना उसी के बारे में है। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ
और यहाँ ये चैप्टर मतलब जो हमारा संस्मरण है वो भी पूरा होता है। उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना। एंड देन यहाँ थोड़े से उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि हो सकता है आ जाए, इम्पॉर्टेंट हों, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनका पूरे डिटेल में वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पेपर में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े नंबर के होते हैं, तो उनमें एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो ये उसी हिसाब के क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वाले। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।